भारतीय बॉलर सिराज की आखिरी 5 मैचों में 9 विकेटें हैं, जबकि हारिस रऊफ की आखिरी 5 मैचों में 14 यानी 14 विकेटें हैं। मगर सिराज आईसीसी रैंकिंग में 8वें और हारिस रऊफ 29वें नंबर पर है, यानी 29 नंबर पर है। क्या आईसीसी बाइस्ड है या पाकिस्तानी बॉलर के खिलाफ कुछ खास तरीका करके सिराजुल हक को ऊपर किया हुआ है और हारिस रऊफ को नीचे किया हुआ है? ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस अक्सर पूछ रहे हैं और अक्सर ट्वीट भी कर रहे हैं, स्टेटस भी लगा रहे हैं। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ये चीज़ें चल रही हैं। इसके ऊपर आज हम रोशनी डालेंगे और इस बात के ऊपर भी कि आईसीसी की रैंकिंग एक्चुअली बनती कैसे है और क्यों हारिस रऊफ की ज़्यादा विकेटें होने के बावजूद भी हारिस रऊफ की रैंकिंग 29 नंबर पर है और सिराजुल हक और मोहम्मद सिराज जो हैं वो 8वें नंबर पर हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं इस तरह से देख सकता हूं कि शाहीन अफरीदी की आखिरी 5 मैचेस में 11 विकेटें हैं, मगर वो 5वें नंबर पर है। यानी शाहीन अफरीदी की जो विकेटें हैं वो हारिस रऊफ से कम है, मगर रैंकिंग में वो हारिस रऊफ से कहीं आप ऊपर हैं। तो अगर ये मिथ को लिया जाए कि आईसीसी बाइस्ड है और बीसीसीआई या भारतीय बोर्ड की बहुत हुक्मरानी है इसलिए हारिस रऊफ को पीछे किया गया है, अगर ऐसी बात थी फिर शाहीन को पीछे क्यों नहीं किया गया? तो इस व्लॉग के अंदर हम उन चीज़ों के ऊपर जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो आम क्रिकेट फैन को समझने में थोड़ी आसानी होगी वो हम डिस्कस करेंगे और वो बताएंगे कि टीम रैंकिंग और जो बॉलर्स की या क्रिकेटर की रैंकिंग है दरअसल वो बनाई कैसे जाती है। मैं हूं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं PakTV.tv। आप कहेंगे बड़े देर के बाद जो है मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। इस वक्त मैं श्रीलंका के शहर कोलंबो में मौजूद हूँ और बहुत से लोग पूछ रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग कर लिया जाए और उसके ऊपर ही हम बात कर ली जाए। इस टेक्निकल चीज़ को बताने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ बता दूं आपको। हम इसमें सिराज और मोहम्मद हारिस यानी वर्सेस मोहम्मद हारिस रऊफ जो है हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। सॉरी मैं नामों को थोड़ा सा बोल गया हूं, मैं माजरा चाहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इस बात को भी देखिएगा दोस्तों के हारिस रऊफ ने मैचेस थोड़े कम खेले हैं। अगर हम पिछले 3 साल का भी हम अंदाज़ा लगा लें तो अगर हम बात करें 2022 में तो उन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, 2021 में उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं। तो आप देख लीजिए 2 सालों में उन्होंने कुल मिला के 13 मैचेस खेले हैं, मगर इस साल उनके मैचेस की तादाद 12 है। तो ठीक ठाक मैचेस हैं जो इस साल उन्होंने खेले हैं। आखिरी 12 मैचेस यानी इस साल के मैचेस को भी हम देख लें तो उनके विकेटों की तादाद 24 है, 24 है। अच्छा, मैं एक चीज़ पे और हैरान हो रहा था, हारिस रऊफ की अगर हम वो निकालें ना परफॉर्मेंस निकालें तो मुझे लगता है वो शाहीन और नसीम शाह से थोड़े बेहतर ही परफॉर्म किया है। खासकर डेथ ओवर्स के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, मगर फिर भी आम फैन भी शायद शाहीन को ज़्यादा मार्क्स देते हैं और हारिस रऊफ को कम देते हैं। मैं परफॉर्मेंस वाइज जिस फार्मूले के ऊपर फैंस कंपैरिजन कर रहे हैं मैं उसी फार्मूले के ऊपर फैन से पूछना चाह रहा हूँ कि फिर आप शाहीन को ज़्यादा क्यों हाई रखते हैं हारिस रऊफ के, हालांकि परफॉर्मेंस उनकी ज़्यादा अच्छी है। तो आखिरी 5 मैचेस जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि वो 14 जो हैं वो ले चुके हैं विकेटें हारिस रऊफ, और एशिया कप के अब तक के 3 मैचेस में 9 विकेटें हैं हारिस रऊफ की। तो दोस्तों ये है। जबकि सिराज का हम कंपैरिजन कर लेते हैं, आखिरी 5 मैचेस में उनकी 9 विकेटें हैं और 10 मैचेस की उनकी 22 विकेटें हैं। तो कुल मिला के जो हारिस रऊफ हैं उनकी इस साल में 24 हैं, इनकी 22 हैं, तो 2 विकेटें हारिस रऊफ की ही ज़्यादा हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सिराज की रैंकिंग अब सबको पता है 8वीं है और हारिस रऊफ की जो है वो 29 है। मगर इसका एक छोटा सा मैं आपको और बता दूं कि आप देखिए इमामुल हक जो हैं वो रैंकिंग में 4th नंबर पर हैं, जबकि विराट कोहली 10वें नंबर पर हैं। तो ये भी आप डिफरेंस ज़रा देखिएगा कि इमामुल हक की रैंकिंग ऊपर है, विराट कोहली 10वें नंबर के ऊपर है। ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ उस चीज़ के ऊपर भी कि रैंकिंग एक्चुअली बनाई कैसे जाती है। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो गया होगा कि दोनों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्या है। हारिस रऊफ शायद विकेटों के मामले में सिराज से थोड़े ऊपर ही होंगे। और अब शाहीन का भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर लूँ आपको कि 5 मैचेस में 11 विकेटें हैं, लास्ट 10 मैचेस में उनकी 21 विकेटें हैं। शाहीन शाह अफरीदी की 21 विकेटें हैं, जबकि सिराज का हम आपको बता चुके थे उनकी 10 मैचेस में 22 विकेटें हैं। तो शाहीन की विकेटें कम है, 1 विकेट कम है सिराज से, मगर शाहीन की रैंकिंग ऊपर है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब समझने की बात क्या है, इसमें एक और एग्जांपल मैं दूंगा, आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अब विकेट कीपर की जो है वो क्यों नहीं आती रैंकिंग, बॉलर्स की आती है, बैटर की आती है, विकेट कीपर की क्यों नहीं आती? तो आईसीसी कहता है विकेट कीपर की हम कैसे निकालें, क्या इस चीज़ से निकालें कि किसने कितना स्टंप किया है, इस चीज़ से निकालें किसने कितने कैचेस पकड़े हैं? तो अगर ये बात है तो कैचेस जनरेट करना बॉलर का काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुलदीप यादव ज़्यादा जो है वो चांस देते थे धोनी को स्टंप करने का, हो सकता है मोहम्मद नवाज कम चांस दें, तो फिर रिजवान का क्या कसूर है? मतलब आईसीसी की मिथ मैं आपको बता रहा हूँ, उनके ख्याल में ये है कि बॉलर क्रिएट करता है चांस,
विकेट कीपर के लिए। और फिर ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें हम ये गेस कर सकें कि उन्होंने कितना बॉल मिस किया, कितना पकड़ा और कितने उन्होंने छोड़े भी हैं। तो मतलब छोड़े शायद काउंट हो सकते हैं, मगर कितने मिस किए, कितनी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस की है, वो सब कोई ऐसा कैलकुलेशन है नहीं जिससे हम अंदाज़ा कर सकें कि कौन सा विकेट कीपर नंबर 1 पे है, कौन सा 2 का। इसलिए कीपर की जो रैंकिंग है वो नहीं दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली ये टीम की और जो क्रिकेटर्स हैं इनकी रैंकिंग बेसिकली दी कैसे जाती है। तो दोस्तों इसका ये होता है कि ये पहली बात तो ये समझ लें कि कोई टीम या एक्सपर्ट की टीम बैठ के इस चीज़ को, जो हर बुध को आईसीसी की रैंकिंग आती है ना, हर मंगल को वीमेन की और हर बुध को मेंस क्रिकेट की आती है, इसकी ये नहीं होता कि कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ, कोई पैनल है 3 रुकनी या 2 रुकनी या एक बंदा, तो वो बना लेता है कि ये पहले नंबर पर है, दूसरा। ऐसा नहीं है। एक्चुअली एक तरीका जनरेट किया है, कंप्यूटराइज्ड जो है वो तरीका जनरेट किया गया, जो डेविड कैंडिक्स ने, मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, डेविड कैंडिक्स ने इस तरीके को इंट्रोड्यूस किया था। उसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि खाने टाइप हैं कि मैच किस टीम के खिलाफ खेला गया, कौन से ग्राउंड में खेला गया, टोटल रन्स कितने थे, टोटल दूसरी टीम ने कितने बनाए, और सर्कमस्टांसिस, यानी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कैलकुलेशन जो हैं उनको उसके अंदर पुट इन किया जाता है और उसके बाद एंटर करके रिजल्ट निकाला जाता है। तो एल्गोरिदम एक्चुअली एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसमें कोई बंदा नहीं बैठा, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो भी उनके एक क्राइटेरिया है वो हर बॉलर पे ऊपर अप्लाई होता है। वो लिखा होता है इसने कितने मैच खेले हैं, और सॉरी पहले मतलब उसकी कितनी विकेटें हैं, ये मैच किसके खिलाफ खेला हुआ है, कहाँ पे खेला गया है, ये सब चीज़ें मैटर की जाती हैं, और कितना स्कोर बना है एक्चुअली उस मैच के अंदर, ये भी लिखा जाता है। उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है और उसके मुताबिक उसको पॉइंट दिए जाते हैं, जो कि 0 से लेकर 1000 तक होते हैं। और आईसीसी ये कहता है जिसके 900 से ऊपर पॉइंट हो वो बहुत टॉप का जो है वो माना जाता है, अगरचे 800 और 750 वाला भी अच्छा क्रिकेटर ही माना जाता है। तो ये आईसीसी की एक रैंकिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटराइज्ड है, कोई बंदा नहीं ऑपरेट करता, एक सिस्टम है। जैसे आप डीएलएस सिस्टम आप समझते हैं ना, वो भी कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है कि एक टीम के इतने आउट हैं, इतने ओवर में ये, और इस तरह से करके जो निकाला जाता है, उसमें भी कोई इंसान तो बैठ के नहीं निकालता ना कि किसने कितने ओवर में कितना चेज करना है, वो भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। एग्जैक्टली ऐसा ये रैंकिंग सिस्टम भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, जिसके अंदर मैच और सब डिटेल जो मैंने आपको बताई है वो लिखी जाती है, और उसके बाद अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके पॉइंट्स कितने मिलने हैं इस बॉलर को। जैसे वो आईसीसी कह रहा है कि अगर ये हो ना कि मतलब बैटर की, उन्होंने एग्जांपल देके अपनी रैंकिंग सिस्टम को बताया कि फ़र्ज़ किया एक बैटर है, उसने 100 स्कोर किया है, मगर पता चला कि टोटल मैच में 50 ओवर्स के टोटल मैच में 700 स्कोर हो गया, यानी 350 स्कोर हो गया, उस बैटर को कम पॉइंट मिलेंगे। मगर एक ऐसा जहाँ पे लो स्कोरिंग मैच था, उस बैटर ने 50 कर ली है, उसको ज़्यादा पॉइंट मिला। अगर एक टीम 150 बनाई है और फिर भी जीत गई है, इसका मतलब टफ कंडीशन के अंदर खेली है, तो उसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने विकेट या कितने रन से लिए, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नहीं चलता है। एक डिफरेंट एक सिनेरियो है जिस चीज़ को लेकर वो चलाया जाता है, इवन कि किस पिच के ऊपर खेला गया ये भी उसके ऊपर लिखा जाता है। तो ये एक पूरे का पूरा एक कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम है, आसान लफ्ज़ों में ही समझ लें, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सा प्लेयर और कौन सी टीम रैंकिंग में कहाँ पर है। इस तरह से मतलब सारी कैलकुलेशन की जाती है, ना कि कोई एक्सपर्ट की टीम बैठती है और उसके ऊपर अंदाज़ा लगाया जाए या एक्सपर्ट बताएं कि ये पहले या दूसरे तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, अगर आपको इसमें फिर भी कोई एम्बिग्युइटी रह गई है, कोई आपको रहता है कि कुछ चीज़ मैं सही नहीं बता पाया और कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट की सूरत में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसमें रिप्लाई करूँ। और इस पर आपकी क्या राय है, आप भी बताइएगा अपने कमेंट्स की सूरत में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही मैटर कर रहे होते हैं एक्चुअली में। तो मेरी तरफ से अब तक के लिए कोलंबो से इतना ही। एक छोटा सा ब्रीफ लाइन बता दूं कि वेदर बहुत बेहतर है, और कोलंबो का वेदर की एक खास बता दूं कि यहाँ पे जो रेन का स्पेल आता है ना, वो 5-5 मिनट का आता है, वो बस थोड़ा सा आता निकल जाता है। और एक अलग मैंने व्लॉग किया महकमा मौसमियात के एक्सपर्ट के साथ जो कोलंबो के है, वो भी मैं पाक टीवी पे लगाऊंगा, देखिएगा लाजमी। उसमें आपके लिए गुड न्यूज़ है, खासकर इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर, वो भी थोड़ी देर में लगने वाला है, वो लाजमी देखिएगा। तो मेरी तरफ से अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।